तो जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मैं विशाल यादव और वीवाई ट्यूटोरियल्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 4 इज मैटर अराउंड अस प्योर का ये होने वाला है और ये लेक्चर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो हिंदी मीडियम में देखनी है वो हमारे RJRM लर्निंग चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे RJRM लर्निंग, आपको हमारा चैनल वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और ये लेक्चर पहले से ही वहाँ पे अपलोडेड है, तो आप हिंदी मीडियम में जाकर उसको वहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी देखते हैं यार ये वीडियो, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीवाई ट्यूटोरियल्स चैनल। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो नमस्कार यार, और लेक्चर नंबर 4 इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि जहां भी मिक्सचर आएगा वहां पे मोर देन वन कंपोनेंट की बात होगी, या फिर कह दें कि मोर देन 2 कंपोनेंट्स की बात होगी। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट की बात हम करेंगे किसी मिक्सचर में, तो इसका मतलब जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स होके एक मिक्सचर बनाएंगे। और हम करेंगे क्या आज जो हम करने वाले हैं वो ये है कि इस मिक्सचर से इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट करेंगे। आज हम यही करने वाले हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे अपना आयरन ओर है, अपना गोल्ड ओर चाहे गोल्ड माइंस है, तो वहां से हम जब आयरन और गोल्ड को निकालते हैं ना, तो वो कभी भी टोटली प्योर फॉर्म में हमको नहीं मिलता, वो हमेशा और हमेशा मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है। और इस मिक्सचर से हम इस गोल्ड के कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं और आयरन के कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं और दोनों को लाके हम अलग अलग जगह रख देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस मिक्सचर से जो कंपोनेंट हमको चाहिए उस कंपोनेंट को रिजॉल्व कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। तो ये इससे क्या फायदा होगा जी, इससे फायदा ये होगा कि हम जब इसकी स्टडी करना चालू करेंगे, कि जो भी कंपोनेंट हमको मिला है उसकी स्टडी करना चालू करेंगे, तो स्टडी भी इजी हो जाएगी और उसके साथ साथ उसका यूज भी इजी हो जाएगा। इसी वजह से हमको किसी मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। और जनरली जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, जो नेचुरली मटेरियल्स हमको मिलते हैं, वो मिक्सचर के रूप में मिलते हैं। इसी वजह से उनके यूज करने के लिए हमको उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना ही पड़ता है। चलिए यार, ये सारी बातें हो गई। और जो पहला टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं आपके साथ वो है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड component that is dye from blue या फिर ब्लैक इंक। यानी कि इंक से हमको ब्लू या ब्लैक डाई को सेपरेट करना है। अच्छा, जैसे मैंने कहा, जब हम ओर से किसी आयरन को या फिर किसी गोल्ड को निकालते हैं तो वो कई सारे कंपोनेंट्स के साथ होता है। हम उस और कंपोनेंट्स को और गोल्ड को अलग कर लेते हैं, अदर कंपोनेंट्स को और आयरन को अलग कर लेते हैं, इससे हम सेपरेशन कर लिए। तो इंक हमारी भी कई सारी कंपोनेंट से बनी हुई है। जिन कंपोनेंट से ये बनी है उसमें एक कंपोनेंट डाई भी है। अगर हम डाई को अलग कर दें और दूसरे कंपोनेंट को अलग कर दें तो हम इंक में से डाई को सेपरेट कर लेंगे। तो जो हमारी इंक होती है वो बनी होती है डाई प्लस वाटर की। तो अगर हमको अपने इंक में से ये डाई को सेपरेट करना है, अलग करना है, तो हमको डाई में से वाटर को अलग करना होगा। मान लेते हैं इंक कुछ ऐसी थी कि इसमें ये एक डाई थी और उसके साथ साथ ये मिली हुई थी इसमें वाटर। हमको वाटर को अलग करना था जिससे हमारी डाई हमको अलग मिल जाए, सेपरेट मिल जाए, यही हमको करना था। अब जो वाटर है अपना, वो एक तरह का सॉल्वेंट है और जो अपनी डाई है वो एक तरह का सॉल्यूट है। और हमको ये पता है कि वाटर एज ए सॉल्वेंट, अगर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जिस भी सिस्टम में ये रहेगा वहां से ये गायब हो जाएगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस दे दें हम इस वाटर को
तो ये वाटर इस मिक्सचर से, डाई प्लस वाटर के मिक्सचर से गायब हो जाएगा और जो बचेगी वो केवल और केवल डाई रहेगी। वही तो हमको चाहिए था कि हमें वाटर को हटा देना था, हमें डाई चाहिए था। तो इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इस डाई से वाटर को अलग कर लेंगे, जिससे हमें इंक में केवल और केवल क्या रह जाएगी, डाई रह जाएगी। वही हमको चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने दोनों कंपोनेंट्स को देखा, उसके बाद हमने पता किया कि इसमें अंतर क्या है, कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। उसके बाद हमने क्या पता किया, उसके बाद हमने ये पता किया कि जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आखिर सेपरेट हो कैसे सकते हैं। तो उसके बारे में हमने सोचा, तो हमको पता चला कि यार इवेपोरेशन करवाओ, वेपोराइजेशन करवाओ, तो उसके वजह से वाटर रिमूव हो जाएगा और डाई हमको मिल जाएगी। तो हमको बेसिकली जितने भी मिक्सचर्स मिलेंगे, अभी हम जितने भी पढ़ने वाले मिक्सचर्स, उन सारे में सारे के सारों में कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स तो जरूर रहेंगे। अब हमको उन कंपोनेंट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि उन कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि उन डिफरेंसेस की वजह से कि उनमें कौन सी ऐसी प्रोसेस लगाई जाए ताकि वो कंपोनेंट्स सेपरेट हो पाएं। तो उन कंपोनेंट्स में डिफरेंस हमको पता लग जाना चाहिए देखते ही। चलिए भाई, ये बात हम समझ गए कि इंक को कैसे सेपरेट करेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी इसको कैसे समझाती, इंक से डाई को कैसे सेपरेट करेंगे, एनसीईआरटी इसको कैसे समझाती है उसको समझ लेते हैं। एनसीईआरटी ने कहा एक बर्नर लगाइए, एक बर्नर लगाइए, उसके ऊपर एक स्टैंड लगा लीजिए, उस स्टैंड पे रखिए एक ग्लास या फिर एक कोई भी बर्तन, कंटेनर, उस कंटेनर में भर दीजिए वाटर। ये लो जी, वाटर भर दिया, इस कंटेनर में वाटर भर दिया। अब इस कंटेनर के ऊपर रख दो वॉच ग्लास, मतलब शीशे की एक प्याली रख दो जिससे हमें दिखता रहे, इसलिए इसका नाम पड़ गया वॉच ग्लास। और इसके ऊपर रख दो अपना डाई और वाटर का मिक्सचर। चलो मैं यहां पे डिफरेंट कलर से वाटर बना देता हूं, डाई और वाटर का मिक्सचर। अब यहां से हीट करना चालू करो, जब हीट करोगे तो ये वाटर बॉयल होगा, वाटर बॉयल होगा तो उसकी स्टीम निकल के इस वॉच ग्लास पे जाएगी, इस वॉच ग्लास को भी हीट देगी। अब ये हीट पाते ही वॉच ग्लास, ये इसका जो मिक्सचर है इंक का जिसमें डाई और वाटर प्रेजेंट है, उसको भी हीट मिलेगी। तो जैसे ही ये हीट 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगी, वाटर इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा और इवेपोरेट होकर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो यहाँ पे बच जाएगा वो केवल और केवल क्या रहेगी, हमारी डाई बच जाएगी। तो ऐसे हमारी एनसीईआरटी समझाती है। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम इस चीज को सेपरेट कर सकते हैं, डाई और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे इंक में केवल और केवल क्या रह जाएगी, डाई रह जाएगी। चलिए भैया, ये बात हम समझ गए। अब आइए एक नई चीज़ है, नया मिक्सचर है जिससे हम दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे और नया चीज़ देखते हैं क्या है। ये हम समझ गए ना कि डाई को कैसे सेपरेट करेंगे। चलिए नई चीज़ क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। यार ये बात देख लेते हैं कि इसको कैसे किया जाए। अच्छा यार, मिल्क है, मिल्क में बहुत सारे कंपोनेंट हैं। अपना मिल्क, जो भी मिल्क है हमारा, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। क्या क्या है थोड़ा लिख दीजिए सर, बता दे। उसमें वाटर है, उसमें फैट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें प्रोटीन है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं अपने मिल्क के। तो अब हमको इसमें से क्रीम को अलग करना है, क्रीम फैटी वाला पार्ट है, इस चीज को हमको सेपरेट करना है। तो अगर हम इस चीज को अलग करना चाहते हैं तो ये तो सॉल्यूट है। अगर आप हीट करोगे तो ये तो रह जाएगा, ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, बाकी सारे पड़े रहेंगे वहीं पे। यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर तो रह ही जाएगा, वाटर जरूर अलग हो जाएगा। तो हमने फैट तो अलग ही नहीं कर पाया, यानी कि सॉल्यूट तो अलग ही नहीं कर पाए हम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस से यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट हैं, ये तीनों सॉल्वेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वाटर, वो हमारे फैट नामक सॉल्यूट से इवेपोरेशन से तो अलग नहीं हो सकते। यानी कि हमको कोई और प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब दो चीजों के डेंसिटीज में डिफरेंस होता है तो हम रोटेशन के द्वारा उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बाय द प्रोसेस ऑफ रोटेशन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन नामक टेक्निक से हम दो कंपोनेंट्स जो कि डेंसिटीज में डिफर करते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। कौन सी टेक्निक थी जी, सेंट्रीफ्यूगेशन। वही टेक्निक हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं और मिल्क से क्रीम को
सेपरेट कर लेते हैं। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो क्रीम वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, ये जो क्रीम वाला पार्ट है, फैट ही है वो क्रीम वाला पार्ट, तो वो ऊपर आ जाता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स नीचे रह जाते हैं और उस क्रीम वाले पार्ट को हम मिल्क से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस, ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हमारे इस चीज में काम आती है। तो अच्छा, ये बात समझ गए। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि आखिर इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, कि किसके एप्लीकेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के एप्लीकेशंस। पहला एप्लीकेशन तो यही है जी कि ये मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने में काम आती है, यही हमने डायरेक्ट ही देख लिया। दूसरा एप्लीकेशन, डेयरी में जब आप लोग जाएंगे ना तो इसी क्रीम को रोटेट करा के आपको और भी एडिबल सब्सटेंस निकाले जाते हैं, जैसे जो हम मक्खन वक्खन खाते हैं ना, वो इसी क्रीम से निकाले जाते हैं। कैसे? सेंट्रीफ्यूगेशन वाली टेक्निक से। और वो उनके पास एक बर्तन होता है जिसमें वो मिल्क को डाल के घुमाते हैं, एक मतलब स्विच लगा देते हैं, उस बर्तन को रोटेट करवाते हैं लगातार, तो उस मिल्क से वो लोग क्रीम भी निकाल रहे होते हैं। तो हमको दोनों प्रोसेस डेयरी पे देखने को मिल जाएगी। क्रीम से मक्खन को जब वो बनाते हैं वो भी देखने को मिल जाएगा, और मिल्क से जब क्रीम को सेपरेट करते हैं वो भी देखने को मिल जाएगा। पहली प्रोसेस तो ये, पहले एप्लीकेशन तो हमारी यही हो गई। दूसरी एप्लीकेशन ये है कि जब आप लैबोरेटरीज में टेस्ट कराने जाते हैं कि यार हमको यूरिन का टेस्ट करवाना है, हमको ब्लड का टेस्ट करवाना है, तो दोनों टेस्ट में आपको इसी प्रोसेस से आपकी रिपोर्ट निकाली जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं ब्लड वाले का। जैसे आपने ब्लड की सैंपल ली और किसी लेबोरेटरी में जमा करवा दी, तो वो लेबोरेटरी वाला क्या करता है, जैसे सैंपल ब्लड का ले लिया, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे कर देता है। इससे क्या होता है, वो पूरा का पूरा पार्ट सेंट्रीफ्यूग हो जाता है, और उसके बाद जो लोअर डेंसिटी वाला पार्ट होता है उस ब्लड में, वो ऊपर आ जाता है, हायर डेंसिटी वाला नीचे चला जाता है। ब्लड का जो लोअर डेंसिटी वाला पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वो ऊपर निकल के आता है, वो होता है सीरम, और उसी से आपकी रिपोर्ट्स निकलनी होती हैं। तो उस सीरम को सेपरेट कर लेते हैं और बाकी सारे कंपोनेंट्स के ब्लड को फेंक देते हैं, और उस सीरम से ही आपकी ब्लड के रिपोर्ट को निकाल लेते हैं। तो वो बेसिकली वो सीरम जो लो डेंसिटी वाला कंपोनेंट था वो निकला कैसे, वो सेंट्रीफ्यूगेशन से ही निकलता है जी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन इस चीज में काम आता है। चलिए, बाकी और कहाँ काम आता है? बाकी वॉशिंग मशीन में काम आता है। आप डेली देखते हो आपके कपड़े रोटेट होते रहते हैं वॉशिंग मशीन में, कभी ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो वो रोटेशन की वजह से वो क्लॉथ्स में से जो भी इंप्योरिटीज रहती हैं वो निकल के वाटर में मिक्स हो जाती हैं, और उसके बाद से वो ड्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक ही बात है कि सेंट्रीफ्यूगेशन इन सारे चीज़ों में हो रहा है। तो ये एप्लीकेशंस भी हमने देख लिया कि अच्छा, क्रीम से मिल्क को कैसे सेपरेट करते हैं वो भी देख लिया। इस मिक्सचर से भी हमने कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स निकाल लिए। तो जब भी आपको कोई दो कंपोनेंट्स ऐसे मिले जिनके डेंसिटीज में अंतर है, तो एक बार जरूर ये देखिएगा कि क्या उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन हो सकता है। देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन कर क्यों रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमको दो लेयर्स में मटेरियल डिविजिबल मिल जाए, यानी कि जो चीज हमको चाहिए वो डिफरेंट लेयर में हो जाए और जो नहीं चाहिए वो डिफरेंट लेयर में हो जाए। अगर कहीं ये डिफरेंट लेयर पहले से ही बनी मिल जाएगी तो हमको वहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई दो मटेरियल्स हमको ऐसे मिले जिनकी डेंसिटीज में पहले से अंतर है और वो पहले से ही दो लेयर्स डिफरेंट लेयर्स में हैं, तो वहां पे हमको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूगेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेंट्रीफ्यूगेशन वहां पे करेंगे जहां पे दो कंपोनेंट्स ऐसे मिक्स्ड हों कि हम उनको देख के तो सेपरेट ना कर पाए, तो वहां पे हमको सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। बाकी दूसरी जगह जहां पे ये पहले से ही सेपरेटेड हों डिफरेंट लेयर्स में, वहां पे तो कोई जरूरत ही नहीं इसकी। चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला चीज क्या है। अगला चीज है हाउ कैन वी सेपरेट। अच्छा, जो मैंने बताया, अच्छा चलो ठीक है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ये चीज देखते हैं, ये क्या है जी? इमिसिबल लिक्विड्स के दो कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इमिसिबल लिक्विड का मतलब दो ऐसे लिक्विड हैं जो पहले से ही डिफरेंट लेयर में प्रेजेंट हैं, तभी तो वो इमिसिबल हैं। अगर वो मिसिबल होते तो वो एक दूसरे में मिक्सड अप होते, एक ही लेयर में होते, लेकिन क्योंकि वो इमिसिबल हैं तो वो पहले से ही दो लेयर में मौजूद हैं। इसका मतलब उनके डेंसिटीज में डिफरेंस भी है और वो पहले से ही दो लेयर में प्रेजेंट भी हैं। इस वजह से हमको यहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन करने की जरूरत नहीं है, जबकि उनकी डेंसिटीज में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं उनको सेंट्रीफ्यूगेशन से। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही दो लेयर में प्रेजेंट है। तो हम इसको एक काम करते हैं, सेपरेटिंग फनेल में इसको सेपरेट कर देते हैं। ये लो जी, सेपरेटिंग फनेल बना दिया। इस सेपरेटिंग फनेल में एक ओपनर लगा दिया यहां पे,
इस सेपरेटिंग फनल में एक ओपनर लगा दिया, जब हमको मन करेगा तो इस ओपनर को खोल देंगे और जो इसमें कंपोनेंट होगा वो नीचे आने लगेगा। तो अब हम इसमें भर दिए क्या, वाटर और ऑयल। इस सेपरेटिंग फनल में क्या डाल दिया, वाटर और ऑयल। तो ये वाटर और ऑयल में जो ऑयल था वो लोअर डेंसिटी का था, इस वजह से वो ऊपर आ गया। लेट सपोज ये केरोसिन ऑयल है, आपको एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ वैसा लेता हूं मैं। ये केरोसिन ऑयल है, ये लोअर डेंसिटी का था इसलिए ऊपर आ गया, ये वाटर था ये हायर डेंसिटी का था ये नीचे आ गया। तो अब हम चाह रहे थे कि इस इमिसिबल लिक्विड्स के कंपोनेंट को सेपरेट करें, तो हमने किया क्या, कुछ नहीं किया, नीचे कंटेनर लगा दिया। कंटेनर लगा कि ओपनर को ऐसे ऐसे खोल दिया, ओपनर को खोला तो अब यहां से वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आने लगे। धीरे 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 यहां पे सारी वाटर इकट्ठा हो गई और जस्ट हमारा केरोसिन ऑयल आने वाला था कि हमने ओपनर को बंद कर दिया। केरोसिन ऑयल इसी में रह गया, वाटर इस कंटेनर में आ चुका था, वाटर इस कंटेनर में आ चुका था। एक बात अगर हम देखें तो हमारा वाटर और केरोसिन ऑयल सेपरेट हो चुका है, जो कि हमको चाहिए था। तो हमने क्या काम किया, इस कंटेनर को उठाया दूसरी जगह रख दिया और उसके बाद से नया कंटेनर लाया और अब हमने फिर से ओपनर खोला। जब हमने फिर से ओपनर खोला तो अब इसमें जो केरोसिन ऑयल था वो नीचे गिरने लगा और धीरे धीरे केरोसिन ऑयल इस कंटेनर में, नए वाले कंटेनर में भर गया। उसके बाद हमने इस कंटेनर को उठा के दूसरी जगह रख दिया। तो हमको दो के दोनों कंटेनर्स विद डिफरेंट मटेरियल्स, जो कि हमारा ऑयल था और जो हमारा वाटर था, वो सेपरेट होके मिल गए। सेपरेटिंग फनल, इसको क्या बोलते हैं जी, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, चलो यार ये बात हमने देख ली, सेपरेटिंग फनल से कैसे ऑयल और वाटर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। चलो ये बात भी हो गई। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस की इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कैसे उनमें सेपरेशन देखा जा सकता है। पहला तो ऑयल और वाटर के सेपरेशन में काम आ जाता है अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि जब हम लोग आयरन को किसी और से निकालते हैं तो जो उनकी इम्प्योरिटीज रहती है उसके साथ आयरन को हमको सेपरेट करना होता है, वहां पे ये काम आता है। कैसे बताता हूं, एक सेटअप होता है जिसको कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। क्या बोलते हैं जी, ब्लास्ट फर्नेस। एक्चुअली उसमें आग लगी हुई होती है पहले से ही, बहुत ब्लास्ट हुआ रहता है उसके अंदर, मतलब हाई हीट उसके अंदर लगी रहती है। तो जब हम आयरन को उसके ओर से निकालते हैं ना तो वो पहले से ही मिक्सचर्स के फॉर्म में मिलता है, या SiO2 प्लस Fe2O3 इसके फॉर्म में वो पहले से आयरन जो है हमारा वो इस पार्ट में मौजूद है और इसके साथ मिक्स्ड है। तो हमको इसमें से सेपरेट करके Fe को अलग करना होता है। तो हम बहुत सारे प्रोसेस करते हैं जिसके करने के बाद इसमें हमने ये पूरा मिक्सचर हमने इसमें डाल रखा था पहले से ही। लेट्स सपोज ये मिक्सचर यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट था, हमने इसको इसमें डाल रखा था। दो टाइप के मिक्सचर से डिफरेंट हमने इसको डाल रखा था। अब जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ना तो इस ब्लास्ट फर्नेस में दो लेयर्स बनती हैं। एक लेयर तो बनती है हमारे आयरन की, ऐसे नीचे की तरफ, ये हमारी आयरन वाली लेयर बन गई। और एक लेयर बनती है और डिफरेंट इंप्योरिटीज की जो इसके अंदर मौजूद थी। तो जो हमारी आयरन वाली लेयर है ना उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारी Fe वाली लेयर थी, इसको हमने सेपरेट कर लिया। तो जहां भी इमिसिबल लिक्विड्स दिखे वहां पे हमको दो अलग अलग लेयर्स देखते हैं, उनको सेपरेट करने लेना है। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। तो आइए भाई ये बात भी हम समझ गए ब्लास्ट फर्नेस में कैसे हम आयरन को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट लेयर्स में पहले से ही प्रेजेंट रहता है। तो हम उन लेयर्स से आयरन को और उनके मिक्सचर वाले कंपोनेंट को, इंप्योरिटीज को उससे सेपरेट कर देते हैं। ये बात भी हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट मिक्सचर के सेपरेशन को देखते हैं। तो हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड? हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड की जगह मैं कैम्फर लेता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। जो अपना कैम्फर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, नेफ्थलीन होता है, ये सारे के सारे मटेरियल्स जो है ना वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है। सब्लिमेबल सब्सटेंस का मतलब ये हैं तो सॉलिड, लेकिन जब इनको हीट मिलती है तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये कपूर जो है ये हीट पाते ही तुरंत गैस में कन्वर्ट खटखटा के, और ये जो सॉल्ट है इसको कितनी भी हीट देते रहो ये गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपने दोनों कंपोनेंट्स को देखा, दोनों कंपोनेंट्स के डिफरेंस को पता किया, और डिफरेंस पता चलते ही आपको पता चल गया कैसी टेक्निक का यहाँ पे यूज करना है। एनसीईआरटी इसको कैसे समझाती है वो बताता हूँ।
एनसीईआरटी ने नीचे लगा दिया एक बर्नर, ये लो जी बर्नर लगा दिया, बर्नर लगा दिया, उसके ऊपर एक स्टैंड लगा दिया। इस स्टैंड पर उसने रखी एक चाइना डिश। क्या रखी जी? एक चाइना डिश, चीनी मिट्टी की प्याली, चाइना डिश रख दी। इस चाइना डिश पर उसने मिक्सचर ऑफ कैम्फर और सॉल्ट, कैम्फर और सॉल्ट के मिक्सचर को इसमें रख दिया, इस चीनी मिट्टी की प्याली यानी कि चाइना डिश में। और उसके बाद एक इन्वर्टेड फनल लगा दी, एक इन्वर्टेड फनल लगा दी। मैं इसको मिटा देता हूं। एक इन्वर्टेड फनल लगा दी यहां पे, ऐसे ऐसे। अब इसको हीट दी। जैसे हीट मिली तो जो कैम्फर था अपना, ग्रीन वाला मैंने कैम्फर माना है, तो जो अपना कैम्फर था ना वो इवेपोरेट होने लगा। इवेपोरेट तो क्या कहेंगे, वो स्टीम में चेंज होने लगा, भाप में चेंज होने लगा, यानी कि कहें कि गैस में बदलने लगा। अब जैसे जैसे ये गैस में बदलने लगा, सॉल्ट तो अपना वही था, लेकिन ये कैम्फर गैसियस रूप में चेंज होने लगा, और चेंज होने के बाद जाके ये ऊपर। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो अपना इन्वर्टेड फनल थी ना, इसके मुंह पे हमने कॉटन प्लग लगा रखा था ताकि ये गैस उड़ के बाहर चली जाए। तो जैसे ही हमने अब हीट दी, ये कैम्फर गैस में कन्वर्ट होने लगा हीट पाके, और यहाँ पे यहाँ पे इसके सरफेस पे आके यूं जमा होने लगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो कॉटन प्लग थी, गैस के निकलने की जगह नहीं थी, तो सरफेस पे आके इकट्ठा होने लगी। लेकिन क्या यहाँ पे सॉल्ट आएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। तो अब जो चाइना डिश पे बच गया वो कौन था? वो केवल और केवल सॉल्ट था हमारा। ये लो जी, सॉल्ट बच गया केवल और केवल हमारे चाइना डिश पे। तो अब हमने इस सॉल्ट वाले कंपोनेंट को अलग कर दिया और इस कैम्फर वाले सब्सटेंस को अलग कर दिया, और इससे हमको दोनों कंपोनेंट सेपरेट होके मिल गए। तो हमको ये बात भी समझ में आ गई कि जब एक सब्लिमेबल सब्सटेंस और एक नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस को सेपरेट करना हो तो जस्ट आप क्या करवा दो, आप हीट अप कर दो दोनों के मिक्सचर को, सब्लिमेबल सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको इन्वर्टेड फनल में रख दो तो वो उसके सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएगा, और वहां से हम दोनों के दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ये बातें हमको इस चीज से समझ में आ गई। यहां पे कौन सा प्रोसेस का यूज हुआ? सब्लिमेशन का, सब्लिमेशन का। अच्छा, तो इस चीज को हम यहां पे उपयोग कर सकते हैं, नेप्थलीन के केस में उपयोग कर सकते हैं। जब सॉल्ट और नेप्थलीन का मिक्सचर हो, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर हो, वहां पे भी हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि नेप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, ये सारे के सारे सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं। चलो भाई, ये बात भी हम समझ गए। अब एक नई चीज, नया मिक्सचर हम देखने जा रहे हैं, उस नया मिक्सचर को देख लेते हैं। अच्छा जी, नया मिक्सचर क्या है? नया मिक्सचर है जो अपना है वो है is the dye in black color, in black ink, in black ink a single color। इस चीज को देखते हैं। चलिए आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट। पहले मैंने आपको बताया कि जो डाई होती है उसके साथ जब वाटर मिल जाता है तो वो इंक बन जाती है, लेकिन जो अपनी डाई होती है ना वो खुद वेरियस कलर्स का मिक्सचर होती है, डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर होती है, डिफरेंट कलर्स का पहले से मिक्सचर होती है। इसका मतलब अगर हमको ब्लैक डाई दिख रही है तो केवल उसमें ब्लैक कलर नहीं है, हो सकता है उसमें ब्लू भी हो, रेड भी हो, येलो भी हो, तो 2 से ज्यादा कलर्स उस डाई में पहले से प्रेजेंट है। अभी हमने डाई और वाटर को सेपरेट किया था, किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन से। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम डाई में प्रेजेंट वेरियस कलर्स को सेपरेट करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस प्रोसेस में हम इवेपोरेशन का यूज तो नहीं कर सकते, क्योंकि डाई में प्रेजेंट वेरियस कलर्स अपने आप में सारे के सारे सॉल्यूट हैं और वो सॉल्यूट इवेपोरेट तो नहीं होते। तो हमने एक नई टेक्निक इसमें लाई, वह है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। देखते हैं वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या है। कौन सी टेक्निक है जी? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या है इसमें। हमने क्या काम किया, एक फिल्टर पेपर लिया। क्या लिया जी? एक
यहां बनाता हूं मैंने लिया एक फिल्टर पेपर ऐसे, ठीक है, थोड़ा ऊपर बना देते हैं। मैंने लिया एक फिल्टर पेपर, इस फिल्टर पेपर से कुछ सेंटीमीटर ऊपर जाके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और उस लाइन के मिडिल पर मैंने इंक रख दी। ये क्या है जी? ये इंक है जिसमें डाई और वाटर का मिक्सचर है। ये डाई वाटर के साथ मिक्स्ड अप है, इसी वजह से ये इंक के रूप में यहां पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब डाई के जो कलर्स हैं वो इंक में सॉल्यूबल हैं, सॉरी वो वाटर में सॉल्यूबल हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या काम किया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर को इसमें रखा, इस फिल्टर पेपर को, और ऐसे रखा कि जो वाटर का लेवल था ना इस कंटेनर का, वो जस्ट इस डाई के, इस फिल्टर पेपर को जस्ट टच करता हुआ जा रहा था, ऐसे जस्ट टच करता, मतलब बहुत ज्यादा डूबा नहीं हुआ था फिल्टर पेपर, जस्ट टच्ड था, ठीक है जी। अच्छा, इससे क्या होता है? अब फिल्टर पेपर का एक प्रॉपर्टी है कि वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो जब वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो वाटर धीरे 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 ऊपर मूव करने लगा। जैसे ही वाटर ऊपर मूव करते हुए 4 सेंटीमीटर तक पहुंचा, वो कितनी भी डिस्टेंस हमने मार्क की हो सकती है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जब वो 4 सेंटीमीटर ऊपर तक वाटर पहुंचा तो इस जगह पे पहुंचने के बाद उसको इंक मिली। इंक में क्या था? वाटर था और उसके साथ वेरियस कलर्स थे। जैसे मान लेता हूं इसमें 2 कलर्स थे, एक ब्लू कलर था और एक रेड कलर था, 2 कलर्स इसमें मिक्स्ड अप थे, और ये दो के दोनों कलर पहले से ही वाटर में डिसॉल्व थे। जैसे ही ये वाटर 4 सेंटीमीटर पर पहुंचा, इसमें जो हाई सॉल्यूबल कलर था वो उस वाटर के साथ ऊपर जाने लगा, जो लेस सॉल्यूबल कलर था वो भी ऊपर गया, लेकिन कम ऊपर गया क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम थी। मैंने आपको पहले बताया सॉल्युबिलिटी का केस कि कौन सॉल्यूट कितना ज्यादा किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, वह उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो यहां पे एक मान लेते हैं कि ब्लू कलर लेस सॉल्यूबल था और रेड कलर ज्यादा सॉल्यूबल था। तो रेड कलर, क्योंकि वाटर ऊपर जा रहा है तो वाटर में ये रेड कलर भी डिसॉल्व हुआ होगा, ब्लू कलर भी डिसॉल्व हुआ होगा। अब रेड कलर ज्यादा सॉल्यूबल है, इस वजह से वो वाटर में फटाफट मिक्स होकर वाटर के साथ ज्यादा ऊपर तक पहुंच जाएगा इस पेपर पे। ऐसे वो ज्यादा ऊपर तक आ गया, पानी यहां तक आ गया, उसके साथ साथ रेड कलर यहां तक आ गया। लेकिन ब्लू कलर क्योंकि कम सॉल्यूबल था तो वो भी तो ऊपर गया लेकिन कम ऊपर जा पाया। ये जो अपना इंक था ये धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगा और डिफरेंट कलर्स में दिखने लगेगा। कलर्स में कैसे? अलग अलग कलर अलग अलग सॉल्युबिलिटी पे थे, वाटर में अलग अलग सॉल्युबिलिटी पे थे। तो जो कलर वाटर में ज्यादा सॉल्युबल था वो वाटर की मूवमेंट के साथ ऊपर जाने लगा, और जो कलर लेस सॉल्युबल था वो वाटर की मूवमेंट के साथ कम ऊपर जाने लगा, और डिफरेंट लेयर्स में हमको कलर दिखने लगे, और हमने रेड कलर को ब्लू कलर से सेपरेट कर लिया। कंक्लूजन क्या निकला? जब भी हम 2 से ज्यादा कलर्स के मिक्सचर को सेपरेट कर रहे होंगे और वो वाटर में डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के आधार पर होंगे, यानी कि हर कलर की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिफरेंट होगी, तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करके उन कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक हमको समझ में आ गई। ये टेक्निक में क्या होता है, क्योंकि ये कलर सेपरेट डिफरेंट लेयर्स में आ जाते हैं, पेपर ऐसे ऐसे करके, जैसे मैंने आपको बताया एक एक चीज, तो उससे हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। बेसिक बात क्या है, इन कलरों की सॉल्युबिलिटी वाटर में अलग अलग थी। जो ज्यादा सॉल्युबल था वो वाटर के ऊपर मूवमेंट करते समय ऊपर चला गया, और जो कम सॉल्युबल था वो कम ऊपर जा पाया। तो 2 डिफरेंट कलर डिफरेंट लेयर्स में आ गए और हमने उनको सेपरेट कर लिया। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन यही है कि आप एक कलर्स के मिक्सचर से कलर्स को सेपरेट करवा सकते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। एप्लीकेशन में डिस्कस कर रहा हूं। एप्लीकेशन में पहली बात तो यही है, कलर्स के मिक्सचर से कलर्स को सेपरेट करवा सकते हो। दूसरी बात यह है कि प्लांट्स में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। कुछ पिगमेंट्स का काम है लीफ का कलर देना जो कि ग्रीन होता है, कुछ पिगमेंट्स का काम है फ्लावर को कलर देना जो कि येलो या फिर पिंक या फिर रेड कलर देते हैं। प्लांट के अलग अलग पार्ट का कलर अलग अलग होता है, इसलिए क्योंकि हर कलर को देने वाले पिगमेंट अलग अलग हैं। तो उन पिगमेंट्स में से अगर कलर को सेपरेट करना है तो वहां पे भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे वेरियस एप्लीकेशंस हैं हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के, जो कि हमको डाई में से ब्लैक और अलग कलर्स को सेपरेट करने में
ब्लैक डाई में से हमको डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने में काम आता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था यार, यहाँ तक हमने आज कवर कर लिया है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल VY ट्यूटोरियल्स और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।